तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक न्यूज से होती है। हाँ, जिसमें बताया जा रहा है कि मेयर की किसी वजह से लूट हो गई है और अब टाउन का कोई वारिस नहीं बचा है। उस मेयर का ख्वाब हो हमारे टाउन को सबसे खूबसूरत बना दिया, लेकिन वो ये ख्वाब पूरा न कर सकी और चल बसी। अब शहर की जिम्मेदारी शहर के मेयर के पति को दे दी जाती है, जो कि बिल्कुल एक गैर जिम्मेदारी आदमी होता है। उसे अपने इलावा की तरह परवाह नहीं होती। तब भी कहानी में ट्विस्ट आता है। एक जैसा नाम का आदमी जो कि एक चर्च में रहता है और उसको चर्च में रहने वाले एक अकेले आदमी को अपने शहर का कार्डबोर्ड मॉडल मिला। उसे वह चर्च मिला जहां वह रहता था और यहाँ तक कि खुद भी उसने चर्च पर पानी छिड़कने का फैसला किया और चमत्कारिक रूप से बाहर बारिश होने लगी। उसे यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने फिर से कोशिश की और तेज बारिश हुई। तभी उस आदमी को एहसास हुआ कि शहर का मॉडल जादुई था। ठीक 1 साल पहले लिटिलटन के एक छोटे से ग्रामीण शहर में फ्रंट पेज की खबर में बताया गया था कि नई मेयर टिना की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। लिटिलटन के छोटे प्रांतीय शहर में एक आपातकाल समाचार विज्ञप्ति में घोषणा की गई कि नई मेयर ट्रीना ग्रांट की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। स्थानीय लोग ट्रीना को बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह उस वोट की नेता थी जिसने फ्रीवे के विस्तार पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे शहर अधिक आरामदायक, प्रसिद्ध और पर्यटकों के लिए आकर्षक हो गया था। उन्होंने जॉन कॉनली को हराया, जो फ्रीवे विस्तार के मुखर समर्थक थे, जो लिटिलटन को मुख्य सड़क से काट देगा और स्थानीय जीवन को रोक देगा। यह सबसे अधिक संभावना है कि ग्रांट उसके प्रतिद्वंदी को नई सड़क बनाने का लक्ष्य हासिल करने देगी। अब ट्रीना के शोकाकुल पति को रिश्तेदारों, उनके करीबी लोगों और पूरे समुदाय से हार्दिक संवेदनाएं मिल रही हैं। 1 साल बाद हम एक बहुत ही निराशाजनक तस्वीर देखते हैं। सड़कों पर कूड़ा कचरा है, दुकानों की खिड़कियों पर बंद के संकेत हैं और स्थानीय निवासी बेरोजगारी के कारण अपने गृहण घर को छोड़ रहे हैं। विडंबना यह है कि हम यह सब सड़क के संकेत टलन में आपका स्वागत है की पृष्ठभूमि में देखते हैं, जैसे कि कुछ भी गलत नहीं है। नए मेयर जॉन कनली अपनी पत्नी के साथ शहर में घूमते हैं और दुर्लभ राहगीरों का मुस्कुराहट के साथ अभिवादन करते हैं। ऐसे निवासियों में से एक एमिलियो नाम का एक युवा लड़का है। वह स्थानीय चर्च की ओर मुड़ता है और अटारी में जाता है, जहां ट्रीना का विधवा पति जेसन रहता है। वह अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद से एकांत जीवन जी रहा है और एमिलियो समय समय पर उससे मिलने आता है। इस अवसर पर वह जेसन के लिए मोमबत्तियां और केक के साथ साथ अपनी नई मजेदार कैरिकेचर तस्वीरें भी लाया। जेसन खुद को उन तस्वीरों में और मेयर कनली को भी पाता है। वह हंसता है, एमिलियो की प्रतिभा की प्रशंसा करता है और उसे जारी रखने की सलाह देता है। बदले में एमिलियो जेसन से पूछता है कि वह चर्च में इस निराशाजनक अटारी में क्यों रह रहा है। वह कहता है कि उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद वह अब अपने पूर्व घर में नहीं रह सकता, जबकि एक पादरी उसे बद तक यहाँ रहने देता है जब तक वह मदद करता है। बाहर निकलते समय लड़का पूछता है कि क्या वह ईश्वर के करीब महसूस कर रहा है। जेसन इस बारे में गहराई से सोचता है और याद करता है कि पादरी निकी उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद उससे मिलने आई थी। उसने हमेशा दुखी पति का साथ दिया और उसे आगे बढ़ने में मदद की। कृतज्ञता में उसने चर्च की अव्यवस्थित अटारी को साफ करने में उसकी मदद की। जब जेसन सफाई में व्यस्त होता है तो उसे उनके शहर की हुबहू प्रतिकृति वाला एक अजीब बोर्ड दिखाई देता है। यह प्रतिकृति इतनी विस्तृत है कि इसमें असली शहर की छोटी छोटी चीजें भी शामिल हैं, जिसमें जमीन में छेद और दरारें भी शामिल हैं। करीब से देखने पर जेसन को बोर्ड के नीचे कुछ तंत्र दिखाई देता है और वह इसे काम करने की कोशिश करता है। गियर घूमने लगते हैं, खिड़कियों में एक रोशनी दिखाई देती है और शहर जीवंत हो उठता है। जेसन रोमांचित हो जाता है जब वह उठता है। जेसन रोमांचित हो जाता है जब वह अचानक चौंक जाता है। चर्च की अटारी की खिड़की में देने पर उसे अपनी खुद की छोटी सी आकृति दिखाई देती है। यह ठीक वही जगह है जहां वह अभी है। खुद को थोड़ा साफ देखने के लिए जेसन उनकी खिड़की पर थोड़ा पानी छिड़क है। जैसे ही वह ऐसा करता है, वह देखता है कि खिड़की के बाहर वास्तव में बूंदाबांदी हो रही है। उसे बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है। वह और भी पानी छिड़क है और देखता है कि बाहर बारिश कैसे तेज हो रही है। वह अपना हाथ बाहर निकालता है, फिर भी उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। कुछ समय बाद जेसन एक स्थानीय रेस्तरां बैठा है और ग्राहकों की बारिश की चर्चा को ध्यान से सुन रहा है, जो बहुत अजीब थी और ऐसा लग रहा था कि यह सिर्फ एक ही जगह हो रही है। रिश्ता मालिक जेसन से दोस्ताना तरीके से पेश आता है और सड़क निर्माण के कारण ग्राहकों की कमी की शिकायत करता है। इसके बावजूद वह जेसन को उदारता पूर्वक कॉफी पिलाती है और व्यावसायिक तरीके से अपने बेटे एमिलियो को रेस्तरां के मुखौटे को रंगने का निर्देश देती है। यज्ञम रूप से एमिलियो जवाब देता है कि इससे न
एमिलियो जवाब देता है कि इससे निश्चित रूप से उनकी सभी मौजूदा समस्याएं हल हो जाएंगी। इस समय जेसन अपनी नोटबुक निकालता है और जो काम दिया गया है उसे लिखता है। रात में अटारी में खुद को अलग करने के बाद वह एमिलियो के जीवन को थोड़ा आसान बनाने के लिए नेल पॉलिश का उपयोग करता है और शहर की प्रतिकृति का उपयोग करके रेस्तरां के मुखौटे को रंग देता है। अगली सुबह जेसन रेरा के चारों ओर घूमता है जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ, जबकि एक हैरान भीड़ पहले से ही वहां एकत्र हो गई है। एमिलियो अपनी मां को आश्वस्त करता है कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मां हैरान है। यह उसकी अनुमति के बिना किया गया है क्योंकि इमारत मेयर की है और उसे नारंगी दीवारें पसंद नहीं हो सकती हैं। हालांकि जेसन ने नोट किया कि यह काफी अच्छा लग रहा है और इस ग्रे दृश्य में कुछ चमक जोड़ता है। इसके अलावा यह नारंगी नहीं बल्कि आड़ू रंग है। एमिलियो की मां सहमत है और थोड़ा आराम करती है। अगली सुबह जेसन को कनली के चुनाव अभियान को दिखाने वाला एक पोस्टर दिखाई देता है। वह लापरवाही से इसे चर्च की बाड़ से उतारता है और फेंक देता है। इस समय जेसन को उतारता है और फेंक देता है। इस समय जेसन को एक बुजुर्ग महिला की तेज चीख सुनाई देती है जिसका टखना जमीन में बड़े छेद की वजह से मुड़ गया है। वह महिला की मदद करता है और इस शाश्वत छेद और इस शहर की अन्य समस्याओं के बारे में वृद्ध लोगों की शिकायतें सुनता है। बिना किसी और शब्द की जरूरत के जेसन तुरंत समझ जाता है कि उसे क्या करना है और सुझाव बॉक्स को अपने अटारी में ले जाता है। तुरंत शहर की सभी समस्याएं आसानी से हल हो जाती हैं। छेद ठीक हो जाते हैं, कचरा साफ हो जाता है, सड़कें साफ हो जाती हैं और यहाँ तक कि एक गुस्से में भूखे कुत्ते को भी जेसन की प्लेट से एक हड्डी मिलती है जो वास्तविक दुनिया में बहुत बड़ी लगती है। अगली सुबह जेसन खुशी खुशी शहर में घूम रहा है और रातों रात हुए सभी अच्छे बदलावों के लिए निवासियों की सकारात्मक प्रतिक्रिया का आनंद ले रहा है। रेस्टोरेंट में प्रवेश करने के बाद वह मेयर को एमिलियो और उसकी मां को उस रंग के लिए फटकार हुए देखता है जो उसे पसंद नहीं था। जेसन बातचीत में बाधा डालता है और मेयर को उसकी मृत पत्नी के बारे में याद दिलाकर अजीब स्थिति में डाल देता है। जेसन फिर एक दुकान पर जाता है जहां बदलावों के बारे में बातचीत का समर्थन करता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि शहर में अब एक रक्षक देवदूत है। दुकान का आदमी मानता है कि मेयर कनली वह देवदूत है। यह स्पष्ट है कि यह सब उसके कारण है और उन्हें अगले चुनाव में उसके लिए वोट करने की जरूरत है। जेसन को स्पष्ट रूप से यह पसंद नहीं आया और उसने कहा कि यह फिर से चुनाव नहीं बल्कि चुनाव होने जा रहा है क्योंकि पिछले मेयर यानी उसकी पत्नी अपने कार्यकाल के बीच में ही मर गई थी और इसलिए कनली को नहीं चुना गया बल्कि उसे ऐसे ही अपना पद मिल गया। कि महिला कहती है कि अगर कनली अपना काम कर रहा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह मेयर कैसे बना। वह आदमी उससे सहमत होता है और जेसन को मेयर के स्वास्थ्य के लिए पीने के लिए कहता है, लेकिन वह विनम्रता से मना कर देता है और चला जाता है। जब रात होती है तो जेसन एक बार फिर प्रतिकृति पर काम करता है, यह सोचते हुए कि शहर के पर्यटकों के आकर्षण को कैसे बढ़ाया जाए। जेसन एक विशाल चमकता हुआ चिन्ह बनाता है जिस पर लिखा होता है लिटलटन अमेरिका का सबसे छोटा जादुई शहर और अब अमेरिका का सबसे छोटा जादुई शहरों से भर गया है। गैस स्टेशन पर लाइन लगी हुई है और आप रेस्तरां की पार्किंग से नहीं निकल सकते। रविवार के मास में भी भीड़ होने से लोगों का उत्साह स्पष्ट रूप से बढ़ गया है। पादरी निकी खुशी से उन सभी का अभिवादन करती है जिन्हें उसने लंबे समय से नहीं देखा है और बताती है कि वे आज उन चमत्कारों की श्रृंखला का जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए हैं जिन्होंने उनके शहर को जीवन में वापस ला दिया है। वह नहीं जानती कि यह रहस्यमय हेल्पर कौन है, लेकिन वह निश्चित है कि उसे धन्यवाद दिया जाना चाहिए। कुछ पैरियम चलाते है कि यह नया मेयर होना चाहिए। कनली की पत्नी अपने पति से पूछती है कि क्या यह वास्तव में वह था, लेकिन वह बस अपने कंधे उचका आता है। पादरी का कहना है कि जो कोई भी हो उसने अपने दोस्तों, पड़ोसियों और पूरे शहर की जिम्मेदारी ली है। यह रहस्यम हिल पर इमारतों को रंगता है, सड़कों को ठीक करता है, कचरा साफ करता है और पर्यटकों को आकर्षित करता है। कई लोग कनली के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन जेसन को यह पसंद नहीं आता कि क्या हो रहा है। उस रात जेसन धोखेबाज को दंडित करने का फैसला करता है और उसकी स्पोर्ट्स कार की छत पर एक छोटा सा पत्थर फेंकता है। वास्तव में आकाश से एक विशाल उल्का पिंड गिरता है जो कनली की कार पर गिरने और उसे चकनाचूर करने के लिए काफी बड़ा होता है। कनली की चीख सुबह सुबह शहर के केंद्र में सुनाई देती है। एकत्रित भीड़ सदमे में है, यह सोचकर कि उल्का पिंड उसकी कार पर ठीक से क्यों नहीं गिरेगा, लेकिन कनली को विश्वास नहीं होता।
कि यह एक दुर्घटना थी और उसे संदेह है कि शहर में कोई उसे धमका रहा है। कनली ने एमिलियो को देखा जो जोर जोर से हंस रहा था और अपनी नोटबुक ले जाता है जिसमें उसे छत पर पत्थर के साथ अपनी कार की तस्वीर दिखाई देती है। मेयर चिल्लाना शुरू कर देता है और उस आदमी को हर चीज के लिए दोषी ठहरा है, लेकिन उसकी माँ उसके लिए खड़ी होती है और सबूत मांगती है। लोग उनका समर्थन करते हैं और जाने का फैसला करते हैं, लेकिन कनली अपने अच्छे इरादों के बारे में एक भावुक भाषण देता है और अपने लोगों के अच्छे स्वभाव का बदला चुका है। कनली को अपने आप घूमते हुए देखकर जेसन उसे सबक सिखाने का फैसला करता है और प्रतिकृति पर एक विशाल मकड़ी रखता है। एमिलियो उसके शक्तिशाली कदमों की आवाज सुनकर जाग जाता है और खिड़की से इस विशाल राक्षस को देखता है। कनली, जिसे कुछ भी संदेह नहीं है, किसी के तेज कदमों की आवाज भी सुनता है, अपना सिर उठाता है और अचानक महसूस करता है कि एक विशाल प्राणी कोने से उसकी ओर बढ़ रहा है। वह गिर जाता है और डर के मारे चीखता है, लेकिन मकड़ी अचानक आसमान में उड़ जाती है और गायब हो जाती है, जिससे कनली पूरी तरह सदमे में पड़ा रहता है। इस बीच जेसन पूरी तरह संतुष्ट है क्योंकि वह मकड़ी को वापस एक जार में रख देता है। अगली सुबह कनली पादरी के साथ चलता है और उससे शिकायत करता है। कनली ने तब एमिलियो को देखा जब वह दीवार पर एक बड़ी मकड़ी बना रहा था। उसने उसे पकड़ लिया और उससे पूछा कि क्या उसने इसे आज रात देखा। वह आदमी मुस्कुराया, जिससे मेयर और भी नाराज हो गया। शाम को पादरी निकी जेसन से मिलने जाती है, लेकिन वह प्रतिकृति को गुप्त रखने के लिए उसे दरवाजे पर ही रोक देता है। वह कहती है कि उसे जेसन की स्थिति की चिंता है। उसके अनुसार शहर में हालात सुधर रहे हैं और अब अधिक सकारात्मक मूड रखने के लिए पर्याप्त कारण है। जेसन पादरी से कनली को कोई श्रेय न देने के लिए कहता है क्योंकि वह बहुत स्वार्थी और लालची है और किसी की मदद नहीं करता, लेकिन पादरी जवाब देता है कि कोई भी सही रास्ते पर लौट सकता है। रात में जेसन अधिक प्रकाश बल्ब और संकेत जोड़कर प्रकाश व्यवस्था में सुधार करने का फैसला करता है, लेकिन कमजोर प्रकाश व्यवस्था इसे बनाए नहीं रख सकती और शहर अंधेरे में डूब जाता है। शहर के निवासी मोमबत्ती की रोशनी में चर्च में एक आपातकालीन बैठक के लिए इकट्ठा होते हैं और बिजली आपूर्ति की बहाली की मांग करते हैं। महापौर ने समस्याओं को बहुत गंभीर बताया। शहर का बिजली संयंत्र नई प्रकाश व्यवस्था के कारण विफल हो गया। इसकी मरम्मत की जाएगी बेशक, लेकिन इसमें हफ्तों लग सकते हैं। बूढ़ी महिलाओं में से एक ने कहा कि वह केवल ऑक्सीजन उपकरण की बदौलत जीवित है जो बिजली से चलता है। अन्य लोग आगे बहस करते हैं और मांग करते हैं कि महापौर तुरंत इस समस्या को ठीक करें। आखिरकार उन्होंने ही वे सभी नए संकेत लगाए थे, लेकिन महापौर का कहना है कि संकेत लगाए थे, लेकिन महापौर का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि यह किसने किया। लोग कले पर विश्वास नहीं करते हैं। वे उस पर झपट का इरादा करते हैं, लेकिन वह बाहर यार्ड में भाग जा आता है। वह एमिलियो को फिर से सड़क पर देखता है जब वह चित्र बना रहा होता है और उससे एक नोटबुक छीन लेता है जिसमें उसे शहर का एक चित्रित संकेत मिलता है। कनली भीड़ को समझाने की कोशिश करता है कि यह सब उसी आदमी का काम है। वह शहर में होने वाली हर चीज को चित्रित करता है, जिसका मतलब है कि यह किसी तरह का जादू टोना है। लोग मेयर पर विश्वास करने से इनकार करते हैं और उस पर हमला करते हैं, लेकिन फिर जेसन अचानक हस्तक्षेप करता है और सब कुछ कबूल कर लेता है। उसके अनुसार वह नहीं चाहता था कि कुछ बुरा हो, वह बस शहर और वहां रहने वाले सभी लोगों की मदद करना चाहता था। लेकिन चीजें हमेशा योजना के अनुसार नहीं होती हैं। लोग सबूत मांगते हैं और जेसन अपनी अटारी से कुछ चमत्कार दिखाता है। उसके बाद वह अपनी सोने की शादी की अंगूठी निकालता है और उसे अपनी मृत पत्नी की तस्वीर के बगल में रखता है और कहता है कि उसने उसे निराश किया है। उस पल मेयर अपने लोगों के साथ घुस जाता है और जेसन का रहस्य जान लेता है। कनली इस प्रतिकृति की क्षमता से प्रसन्न होता है और शहर को दूसरा वेगास बनाने का फैसला करता है। जेसन जवाब देता है कि वह उसे ऐसा नहीं करने देगा और एक छोटी सी लड़ाई शुरू होती है, जिसके दौरान प्रतिकृति पल जाती है और गिर जाती है। असली शहर में भी तबाही मची हुई है और निवासी अब सोच रहे हैं कि इसे कैसे बहाल किया जाए। सड़क के बीच में अपनी विशाल शादी की अंगूठी को देखते हुए जेसन निवासियों को यह कहकर आश्वस्त करता है कि उनके पास पहले से ही ऐसा करने का साधन है। घटना स्थल पर मौजूद पत्रकार पहले से ही सोने के सबसे बड़े टुकड़े के बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।